गांव के द्वार। मुख्यमंत्री ऐसे दुर्गम क्षेत्र में पहुंचे हैं जहां पर आज भी ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क की सुविधा है, ना तमाम सारी मूलभूत सुविधाओं से ये क्षेत्र असंपन्न हो पाया है। हालांकि प्रयास जरूर हुए लेकिन पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं बड़ा भंगाल, जो कि करीब 9000 फीट की समुद्र तल की ऊंचाई पर ये गांव स्थित है। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों इनके मन में आया कि मुझे बड़ा भंगाल में आना है। यहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं, लोग यहाँ पर हैं नहीं, कम लोग रहते हैं, फिर आपने क्यों इस क्षेत्र को चुना? हमारी सरकार का ये प्रयास है कि जिन क्षेत्रों को कभी देखा नहीं गया हो, कभी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया हो, और आपने देखा होगा जब पहला 15 अप्रैल मनाया था तो वो भी स्पीति में मनाया था। मेरा मकसद गांव के लोगों की समस्याओं को समझना है और धरातल पर जाकर फिर योजनाओं का स्वरूप बनाना है। जब मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर देखूंगा, मेरे साथ अधिकारी आते हैं, अधिकारी व्यक्तिगत रूप से देखते हैं, तो हम समस्याओं का सही आकलन कर पाते हैं और योजना को हम सही रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से मैं आज बड़ा भंगाल आया हूँ, बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के, जहाँ हमारे साथ किशोरीलाल विधायक जी भी है। इन्होंने काफ़ी समय भी मेरे को कहा था कि बड़ा बंगाल चलना है, छोटा बंगाल चलना है, और आज मैं यहाँ पूरी रात यहाँ रहूँगा। सुबह से हम 9 बजे से यहाँ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ की समस्याओं का आकलन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रदेश का कोई भी क्षेत्र हमारा जो हमसे छूटे ना, विकास की दृष्टि से छूटे ना, और जो हमारी संपदा है वो प्रदेश के उन पिछड़े इलाकों में तक भी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो लोग उठा सकें। जी, दूसरा हमारा प्रयास सर ये था कि जैसे छोटा भंगाल आपने बोला, वहाँ पर थिक पॉपुलेटेड एरिया, काफ़ी संख्या, यहाँ पर लोग कम है और माना जाता है कि यहाँ के लोग भी नीचे चले जाते हैं। फिर आपके मन में ये क्यों आया मुझे बड़ा भंगाल ही जाना, जबकि यहाँ पर कम लोग हैं? तो क्या था आपके मन में सर ऐसा? देखो, लोग चाहे कम हो पर प्रदेश के लोग हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर आना इनके लिए भी एक अच्छी बात होती है। इनके सोच और इनके जो मन में पीड़ा होती है उसको वो उजागर कर सकते हैं, और आज लोगों ने उसको उजागर भी किया है। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं सर, नीचे जा रहे हैं क्योंकि सुविधाएं हैं नहीं। इसको कैसे रोकेंगे सर आप? देखिए, पलायन क्यों होता है जब सुविधाएं नहीं होती? जब हमें उनके घर दरवाजे पर सुविधाएं देंगे और निश्चित तौर पर अच्छा वातावरण देंगे, शिक्षा का वातावरण देंगे, तो निश्चित तौर पर वो नहीं होंगे। लेकिन हमें ये भी देखना है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार बड़ा बंगाल के लोगों के लिए एक योजना लेकर आएगी। में सड़क नहीं है, लोगों को आज भी सर पैदल जाना पड़ता है, 10-11 घंटे पैदल यहाँ से ग्रोंडा गांव तक जाना पड़ता है, जो कि भरमौर क्षेत्र में आता है। उसके बाद फिर उन्हें सड़क मार्ग चंबा होते हुए, मतलब एक लंबा सफ़र करके ये दूसरे या तीसरे दिन बैजनाथ पहुँचते हैं। तो क्या सड़क के लिए आपकी ठोस नीति या ठोस योजना है सर आपके मन में कि वाकई एक सपना साकार होगा जो बड़ा बंगाल की क्षेत्र की जनता दशकों से देख रही है? देखिए, बड़ा बंगाल पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सुंदर है और निश्चित रूप से यहाँ पर पर्यटक भी आए। उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए सड़क मार्ग का होना बहुत आवश्यक है। और मेरा ये मानना है कि अभी इसकी सड़क 16 किलोमीटर अभी ये सड़क क्षेत्र से दूर है, तो अब हम इसके लिए मैं अभी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा हूँ। और दोनों तरफ से सड़क का निर्माण नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी कठोर चट्टानें हैं और वाइल्ड लाइफ एरिया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह यहाँ सड़क पहुँच सके। लेकिन सड़क पहुँचने में अभी भी मुझे लगता है कि 4 से 5 साल यहाँ लगेंगे। FCA है, FRA है, हम सब चीज़ों का प्रयास करेंगे और मेरा मानना है कि हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे और फिर ये टूरिज़्म की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान बन जाएगा। लेकिन सर पीछे जब बरसात आई तो स्कूल, दूसरे तमाम संस्थान बह गए। राबी में जब फ्लड आया तो जो बच्चे हैं सर यहाँ पर उनको स्कूल नहीं है, इवन प्राइमरी स्कूल भी नहीं आज की डेट में, और इसी के कारण इनको पलायन करके नीचे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ के बच्चों को सर एजुकेशन मिले, स्थायी व्यवस्था हो, तो क्या आप यहाँ पे टेम्परेरी स्कूल अरेंज कर रहे हैं या जो नीचे बच्चे गए उनके लिए कुछ करना चाहते हैं? नहीं, यहाँ से बच्चे सिर्फ 20-25 बच्चे हैं, हम उनके लिए एक योजना लेके आएंगे। उनको हम इनका एक स्कूल नोटिफाई करेंगे कि बड़ा बंगाल के बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे और उनको हम कुछ इंसेंटिव्स देंगे। और निश्चित तौर पर जब बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो अच्छी शिक्षा भी ग्रहण करेंगे और इस क्षेत्र के लोगों को जो स्पेशल इंसेंटिव्स उन बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेगा वो हम मिलेंगे। उसके लिए एक योजना हम बनाएंगे।
बिजली बिल्कुल नहीं है, आप भी आज रुकेंगे पूरी रात यहाँ, और पहले से आपको पता था कि यहाँ पर बिजली नहीं है, तो उसके लिए सर आपका क्या कोई ऐसा विज़न है कि इस घाटी में भी कभी बिजली जगमगाए, यहाँ के लोग भी उस सुविधा से बिल्कुल अपने आप को उसकी अनुभूति कर सके, ऐसी योजना है आपके मन में? निश्चित तौर पर बिजली नहीं है, आज हम भी अंधेरे में रुकेंगे और ये महसूस करेंगे कि अंधेरे में रुककर बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ता है और परिवार कैसे जीवन यापन करते हैं। हमारे समय में भी कई बार घरों में अंधेरा होता था जब हम थे, लेकिन आज तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ अंधेरे में रुकेंगे। तो उसके लिए मैंने प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पहले तो जनरेटर सेट के द्वारा बिजली उपलब्ध करवाई जाए, और जब जनरेटर सेट होगा तो उसमें डीजल की सुविधा जैसे हम 6 महीने पहले दे देते हैं, उसी प्रकार से हम बिजली का जनरेटर सेट यहाँ उपलब्ध करवाएंगे ताकि तुरंत प्रभाव से इस गांव के लोगों को बिजली उपलब्ध हो सके। और धीरे धीरे यहाँ देखा जाएगा, इतनी यहाँ काली हांडी और रावी नदियाँ हैं, इतना ज़्यादा पानी है, तो कोई बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट लगाया जाए। पर हाइडल प्रोजेक्ट के मामले में एक समस्या है क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है। मैं उस बारे में भी अपने अधिकारियों से बात करके आगे इसमें निर्णय लूँगा, और हो सकता है कि अगर यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट लग जाए तो कम से कम 1500 मेगावाट का यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट जो नदी का भाव है उस ढंग से लग सकता है या तो उस बारे में हम अभी सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे। जी, जब आप यहाँ पर आए तो हम भी देख रहे थे, जब आप यहाँ पहुँचे तो आपको लाने के लिए कारकेट नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, जहाँ आप उतरे वहाँ से आपको पैदल आना पड़ा। दो चीज़ें बताती हैं, पहला तो ये कि वाकई अब भी देश में या प्रदेश में ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल सुविधा नहीं है, सुविधाओं से ये पूरी तरह से वंचित है। दूसरा, कभी ऐसा आपको अनुभव हुआ कि आप आए हों और सामने कारकेट ना लगा हो? देखो, मेरे को कारकेट की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने कारकेट को बिल्कुल ही कम करना चाहता हूँ। 20 साल में MLA रहा, मैंने कभी PSO लेने की बात नहीं सोची। फिर जब चुनाव आए तो उससे पहले मैंने मुख्यमंत्री के चुनाव आने से पहले उस वर्ष मैंने PSO लिया। अब यहाँ कारकेड आए बेचारे, जो स्टाफ वाले आए 15-16 किलोमीटर पैदल चल कर आए, वो भी इसलिए अधिकारियों को मैंने कहा कि आप जाकर पहले समस्याएं तो देखें। और मेरे को थोड़ा सा खुला घूमने की आदत है और मैं खुलकर रहता हूँ, तो मैं तो इसको भी कम करने की सोच रहा हूँ। अगर मुझे पुलिस इजाज़त देगी तो मैं अपने कारकेड और अपने गाड़ियों के काफिले को बिल्कुल कम करना चाहता हूँ। लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों का एक सर बहुत बड़ी लोगों की जो बेसिक जो प्रॉब्लम है या जो दिक्कत आती है यहाँ पर, वो ये है कि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होते, यहाँ पर तमाम दूसरे कर्मचारी नहीं होते, अधिकारी नहीं होते। सरकार तैनाती कर देती है, लेकिन जिनको सरकार तैनात करती है उन्हें भी दिक्कतें होती हैं, अपने परिवार से काफ़ी दूर होते हैं, वे चले जाते हैं, ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, एडजस्टमेंट करवा लेते हैं। आप सर, चाहे वो बागा सरान का इलाका हो, डोडरा क्वार हो, या कुप भी हो, या फिर पांगी हो, या बड़ा बंगाल हो, आप हिमाचल प्रदेश के ऐसे दुर्गम जो बहुत रिमोट एरियाज़ हैं, ऐसी कोई पॉलिसी लाएंगे कि जो यहाँ पर चाहे वो डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, जो भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ सेवाएं देते हैं, उनको स्पेशल इंसेंटिव दिया जाए, उनको प्रमोशन का एक चैनल बढ़ाकर, ऐसी पॉलिसी है सर सरकार के दिमाग में कि जो अपना टेन्योर पूरा करेगा उसे एक प्रमोशन देंगे या स्पेशल सैलरी देंगे, स्पेशल इंसेंटिव देंगे? कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए सरकार का ऐसा विज़न है सर कोई? नहीं, नेचुरली सरकार ने तो वैसे भी इंसेंटिव्स दे रखे हैं जो ट्राइबल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, काफ़ी कम है सर। लेकिन अभी देखेंगे इस भी मामले में सब प्रकार की परिस्थितियों को समझना पड़ता है। हर सरकार को ये देखना पड़ता है कि हमें किस प्रकार सब लोगों तक ये सुविधा पहुँचे और किस योजना के तहत पहुँचे, हम उस पर स्टडी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर सुविधाएं देनी है ताकि ये लोग यहाँ की प्रकृति का, टूरिज़्म की आपने बात की, हाइड्रो की बात आपने की, लेकिन वो क्षणिक नहीं हो पाएगा, तुरंत नहीं हो पाएगा। आप सर युवाओं के लिए जो यहाँ पर बेरोजगार है, उनके लिए रोजगार के साधन किस प्रकार से सर यहाँ पर खोजना चाहते हैं कि कम से कम इस जो ये पूरी तरह से फार्मिंग के लिए, जो नेचुरल फार्मिंग के लिए वैली जानी जाती हैं, कैसे यूथ यहाँ पर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए, क्या प्रयास करने चाहिए सरकार को इस तरफ सर? देखो, मैं कह सकता हूँ कि अभी मेरे को 2 वन मित्र मिले जो इसी गांव से थे, तो एक तो जंगल प्रोटेक्ट रहेंगे, वो पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, और कैसे इनको रोज़गार मिले और किस तरह, तो यहाँ टूरिज़्म ही एकमात्र रोज़गार का साधन हो सकता है, लेकिन उसके लिए सड़क चाहिए। लेकिन मेरे विचार में एक योजना यहाँ की क्षेत्र को देखकर काम कर रही है, पर उस पर अधिकारियों से चर्चा करने के बाद ही उस योजना का मैं विस्तृत
स्वरूप आपको बता सकता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना कि इतनी सुंदर जगह है जहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं चल रहा है, जहाँ बिजली भी नहीं है, लेकिन सुंदरता के हिसाब से और उसके हिसाब से देखा जाए तो ये भी कम सुंदर इलाका नहीं है। और लेकिन यहाँ अभी मैं तुरंत प्रभाव से बिजली का प्रबंध कर दूंगा, और बिजली के प्रबंध के अलावा बच्चों के स्कूल की शिक्षा के लिए हमें कहाँ करना है वो प्रबंध किया जाएगा, और इको टूरिज़्म की साइट को यहाँ नोटिफाई किया जाएगा, और ताकि यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिले और यहाँ इको टूरिज़्म के नाते भी लोग आए। पर यहाँ से काफ़ी ट्रैकिंग के रूट भी है, और ट्रैकिंग रूट को भी हम नोटिफाई करेंगे ताकि ट्रैकर्स यहाँ आए और यहाँ के लोकल जो प्राकृतिक रूप से उगी हुई यहाँ खेती है उसका आनंद उठाए। यहाँ राजमा बिल्कुल प्राकृतिक रूप से होती है, तो मैं इस बड़ा बंगाल के इस जो गांव है ऊपरला बंगाल और निचला बंगाल, इसको भी प्राकृतिक गांव विलेज के रूप में हम नोटिफाई करेंगे। बिजली भी देंगे, हाइड्रो के प्रयास करेंगे, लेकिन जो बेरोजगार हैं वो यहाँ रोजगार के साधन यहाँ पर कमा सकें, बना सकें, इसके लिए आपकी सरकार की क्या योजना सर इस इलाके के लिए? इस इलाके में जैसे भेड़ बकरी पालन वाले हैं सर, लेकिन जो भेड़ बकरी पालक है उनका मीट जो प्राकृतिक रूप से है उसका रेट एक फिक्स करना होगा तकरीबन, ताकि ये भेड़ पालक जो है, चाहे वो हमारे गद्दी भाई भी है, वो इस धंधे से दूर ना हो और अपने रोज़गार का साधन अपनाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका रेट 1500 और 2000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किया जाए, क्योंकि जो नेचुरल है ये कोई टीके से नहीं बना है, तो उस बारे में हमारी सरकार काम करेगी। प्राकृतिक रूप से जो राजमा पैदा होता है उसका रेट बड़ा बंगाल के नाम से तय किया जाएगा, और यहाँ काला जीरा होता है, ये सब चीज़ों को अध्ययन करने के बाद प्राकृतिक रूप से एक रेट तय किया जाएगा। ये मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करने के बाद ही आगे इसकी घोषणा करूँगा।